अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसका नाम है 3Ds अकेडमी बाय शहरयार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो कि प्रीलियम पेपर्स के अंदर आए मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर और मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स के अंदर, तो हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज बारी है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स SRE मजीद की। तो हम SRE मजीद कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेडियम रोड के ऊपर मौजूद है। आज हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, इनका प्रीलियम पेपर है ये। तो आते हैं ज़रा एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज़ के अंदर उन्होंने सबसे पहला एमसीक्यू हमसे पूछा हुआ है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर कॉल्ड। जो ग्रुप 5A के हाइड्राइड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या क्या होते हैं, मतलब उनकी नेचर क्या होती है। देखिए, जो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। आप इसको अमोनिया से याद रख सकते हैं। अमोनिया जो है वो ग्रुप 5A का एक हाइड्राइड है। तो ये बेसिक इन नेचर होता है, आप उससे याद रख लें। ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे हमें बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट इज 4s1 3d10। अब बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक एलिमेंट की है 4s1 3d10। तो ये जो 3d10 की वजह से आप ये समझ लें कि ये बी ग्रुप बी से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप बी से बिलोंग कर रहा है। लेकिन D10 को आप काउंट नहीं करें, आप सिर्फ किसको काउंट करें, S1 को काउंट करें। S1 यानी कि आप एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो ये हो जाएगा 1b। अच्छा, यहाँ पे पीरियड नंबर क्या है, पीरियड नंबर है 4, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 4 है, 3 नहीं है। तो हो जाएगा 1b और 4th पीरियड, ये यहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो आपने देखना ये कहाँ पर है, 1b एंड 4th पीरियड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 1b एंड 3rd पीरियड इज द रॉन्ग आंसर। उसके बाद बाकी ये सारे ऑप्शंस तो गलत ही हैं, क्या ही बताऊं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 65% कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ अबाउट, तकरीबन 65% जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा उसकी डेंसिटी तकरीबन कितनी होगी। देखें, ये जो डेंसिटी निकालने का तरीका है ना, डेंसिटी को अगर हमने परसेंटेज से निकालना हो तो ये तरीका तो मुझे खुद भी नहीं पता। आप इसकी डायरेक्टली डेंसिटी याद रख लें, या इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। आप डायरेक्टली डेंसिटी याद रख लें कि जब 65% कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो तकरीबन 1.4 ग्राम पर लीटर होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, जिसका साइज भी सबसे छोटा हो, जिसका साइज भी छोटा हो, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें सबसे ज़्यादा हो, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसके अंदर सबसे ज़्यादा हो, साइज छोटा हो, ग्रुप मतलब यानी कि एक ही पीरियड्स हो लेकिन ग्रुप नंबर बड़ा हो तो वो खुद ब खुद न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। बोरॉन 3A से बिलोंग करता है, कार्बन 4A से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन 5A से बिलोंग करता है, और ऑक्सीजन जो है वो 6A से बिलोंग करता है। तो ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन जो है वो 6A के अंदर होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी जो है बेंजीन रिंग के अंदर वो किस वजह से है। डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये रुकते नहीं है एक जगह पे, जब कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं तो इनकी अंदर जो रेजोनेंस का प्रोसेस होता है उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और वो कहलाती है रेजोनेंस एनर्जी। और जब एनर्जी कम हो जाती है इनकी तो वो स्टेबल हो जाते हैं। लेस एनर्जी इसका मतलब है मोर स्टेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड इथाइल ब्रोमाइड। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर इथाइल ब्रोमाइड होगा। देखें, ये तो इथेन है, इथेन तो HBr से रिएक्ट करेगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। अब जब ये इथाइन है तो इथाइन इथाइल ब्रोमाइड नहीं बनाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। सही है, नन भी गलत। यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड कैसे बनेगा, देखें CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2 है, हमने इसको HBr के साथ में रिएक्ट करवाया। जब HBr के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड विथ CH2। यहाँ पर एक एक कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, HBr एक जगह पर हाइड्रोजन लग जाएगा, एक जगह ब्रोमीन, तो बन जाएगा CH3 साथ में CH2 और साथ में Br आ जाएगा, तो ये कहलाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोले sp3 हाइब्रिडाइजेशन
उस वक्त होती है जब कार्बन जो है वो 4 जगहों से, 4 एटम से बॉन्ड बनाया हुआ होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर CH4 है तो CH4 में कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ होगा, 4 जगहों से बॉन्ड बनाया हुआ, तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, आगे बोलता है डायनामाइट इज अ मिक्सचर ऑफ। डायनामाइट किस चीज़ का मिक्सचर है? तो डायनामाइट जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन का और किसलगर का मिक्सचर हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म कर लूँ। स्टूडेंट्स मैंने बिल्कुल सही आपको बताया यहाँ पे कि जो डायनामाइट होता है, डायनामाइट मिक्सचर होता है किस चीज़ का? नाइट्रोग्लिसरीन का और किसलगर का। तो डायनामाइट और TNT भी अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि डायनामाइट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड किसलगर। अच्छा, इचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि ग्लास को हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, ताकि हम ग्लास के ऊपर डिजाइनिंग कर सकें। आगे पूछ रहा हूँ MCQ नंबर 10 के अंदर, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च सोल्यूशन टू इथाइल अल्कोहल डज नॉट रिक्वायर। जो स्टार्च का सोल्यूशन है, अगर हम उसकी फर्मेंटेशन करते हैं इथाइल अल्कोहल से, तो उसमें कौन से एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती? हमें जाइमेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि यीस्ट के अंदर मौजूद होता है। माल्टेज की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। डायस्टेज की ज़रूरत हमें पड़ती है, सही ना। इन्वर्टेज की ज़रूरत हमें पड़ती है, हमें माल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बल्कि यहाँ पे मैं गलत कह रहा हूँ, इन्वर्टेज की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, हमें माल्टेज की ज़रूरत भी पड़ती है। जो माल्टेज जो होता है ना, बेसिकली है माल्टोज को कन्वर्ट करता है किस चीज़ के अंदर? माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है, तो हमें माल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। हमें इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। माल्टेज यीस्ट के अंदर मौजूद होता है, और ये जो डायस्टेज है ये बेसिकली बार्ले के अंदर मौजूद होता है, सही ना। लेकिन हमें इन्वर्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्वर्टेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये हमारा राइट आंसर होगा, सॉरी। पेंटेन के अंदर कितने आइसोमर्स होते हैं? पेंटेन के अंदर आइसोमर्स निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, वो किस तरह से निकालेंगे। पेंटेन के अंदर 5 कार्बन एटम है, तो आप ये करें 4n नहीं सॉरी n-4+1, इस तरह से चले। n-4+1 के थ्रू आपको पता लग जाएगा, ये हो जाएगा C। n की जगह पे आप पुट करते हैं 5 कार्बन एटम, तो हो जाएगा C 5-4+1, 5-4 हो जाएगा हमारे पास कितना? स्टूडेंट मैं फॉर्मूला के अंदर कंफ्यूज हो गया, ये CN-4 नहीं है, सॉरी, ये है 2n-4। तो 5-4 कितना हो जाएगा? 5-4 हो जाएगा 1, 2 की पावर 1+1, 2 1 2, 2+1 कितना हो जाएगा? 3। तो हमारे पास 3 आइसोमर्स होंगे। असल में बात यह है कि मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ और इस टाइम पे मुझे नींद बहुत ज़ोर की आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों की खातिर ये सारे MCQs रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक ही शूट के अंदर। तो अभी तक मैं तकरीबन 6-7 पेपर्स तक के MCQs को रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो इस वजह से अभी मेरी हालत हो रही है डाउन। सुबह से मैं भी काम कर रहा था, लेकिन बात यह है कि चले खैर है, कोई मसला नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दूसरों तक फैला दें, सवाब हासिल करें। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास अल्केन के अंदर आइसोमर्स निकालने का, 2 की पावर n-4+1, 2 की पावर n-4+1, ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो इससे आप आइसोमर्स निकाल सकते हैं। सिर्फ अल्केन्स के अंदर वैलिड है और 10 कार्बन से नीचे नीचे वैलिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्कोवनिकोव रूल इनमें से किस पर एप्लीकेबल होगा? मार्कोवनिकोव रूल वाला सवाल काफ़ी जगहों पे पूछा गया। मार्कोवनिकोव रूल जो है, अभी समझ लें, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर लगता है। ये कहाँ पे लगता है भैया? ये लगता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर लगता है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन इसमें कौन सा? ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में दोनों साइड पे रेडिकल्स अलग अलग होंगे, यहाँ पे सेम सेम रेडिकल्स है। यहाँ पे बूथ नहीं हो सकता, नन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलग रेडिकल है, यहाँ पे अलग रेडिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्प्लिट। वुड स्प्लिट को, वुड स्प्लिट किस चीज़ को कहा जाता है? वुड स्प्लिट जो है मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है, क्योंकि ये पहले लकड़ियों से कशीद करके बनाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल विथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके? तो वो है HCHO। HCHO फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, और ये कहलाता है एसिटल्डिहाइड, यानी कि सिंपल अल्डिहाइड भी आप कह सकते हैं। अल्डिहाइड और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो होता है वो बेसिकली बनाते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, सही है ना। जबकि यह एसीटोन या कीटोन जो होता है वो बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल, सही है ना। ये आपको याद रखना है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे गलत आंसर होगा। आगे बोल रहे हैं केमिकल फॉर्मूला किस चीज़ का पूछ रहे हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो क्रोमाइल क्रोमाइड का फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, ये तो जस्ट याद करने वाली चीज़ है। क्रोमाइल क्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2।
अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहे हैं एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 57, वो इनमें से किससे बिलोंग करेगा। तो पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 57 एलिमेंट्स तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। मैं करता हूँ यहाँ पे 1s2 2s2, आप पूरे टेबल के अकॉर्डिंग चलिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6, फिर आएगा 4s2 4s2 के बाद आएगा 3d10 3d10 के बाद आएगा 4p6, फिर उसके बाद आएगा 5s2 5s2 के बाद आएगा 4d10, और उसके बाद आएगा 5p6 6s2। अब यहाँ तक पहले काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, यहाँ तक हो चुके हैं 48, 48 हो चुके हैं। 48 और 6 हो गए 48 प्लस 6 प्लस 2, 48 प्लस 6 प्लस 2 हो गया हमारे पास 54, 54 और 2 56। अच्छा, 6s2 के बाद आएगा हमारे पास अब 4f। तो अब 4f आएगा तो इसका मतलब वो 3b से बिलोंग करेगा। 4f के अंदर हमारे पास आएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब ये 3b से बिलोंग करेगा स्टूडेंट, ये तो कंफर्म है, और 6th पीरियड से बिलोंग करेगा क्योंकि छठा नंबर यहाँ पे आ रहा है जो कि हाईएस्ट कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रुप 3b एंड पीरियड नंबर 6 इज द राइट आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दिस इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आइन। 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है स्टेबिलिटी, 2 डिग्री की उससे कम होती है, और 1 डिग्री की सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यूज तमाम होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मजीद जो भी वीडियोस अपलोड करो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एमसीक्यूज के साथ में। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।